नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम दोस्तों आपके आर्कियोलॉजी से संबंधित बैच प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, यदि आप भी दोस्तों आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपको वहां पर लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, नोट्स मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपको सभी कुछ देखने को मिलेंगे। यदि दोस्तों आप भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल का दिया गया नंबर है, उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले कि दोस्तों हम आज के सेशन की शुरुआत करें, जल्दी से हमें एक बार बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रहे या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसको शुरू करें। जल्दी बताएं भाई, क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है? बताएं। चलिए, ठीक है। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। जरा हमें ये बताइए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो एस्यूलियन कल्चर है, इस एस्यूलियन कल्चर के पहले प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे? बताएं भाई, एस्यूलियन कल्चर के पहले प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे, यह आपको बताना है। कोई बता सकता है कि जो एस्यूलियन कल्चर है, इसका फर्स्ट एविडेंस कहां से प्राप्त हुआ? तो द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एस्यूलियन कल्चर। चलिए, इमोन जी ने आंसर किया है सेंट एस्यूल, फ्रांस। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं। जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी से निवेदन है, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो आपका एस्यूलियन कल्चर है, इसके प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? सेंट एस्यूल, फ्रांस से। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेंट एस्यूल जो है, ठीक है, सेंट एस्यूल जो क्षेत्र है आपके फ्रांस में, वहां से इसकी प्राप्ति की गई। लेकिन प्रश्न यहीं पर नहीं रुकेगा, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो एस्यूलियन कल्चर है, इस एस्यूलियन कल्चर के अंतर्गत कौन से टूल्स इसके अंतर्गत आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ने जरूर क्वेश्चन को सुना होगा और सॉल्व भी किया होगा। बताइए, एस्यूलियन कल्चर के अंतर्गत कौन से टूल्स आते हैं? बताएं भाई, कोई बता सकता है? चलिए, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो एस्यूलियन कल्चर के अंतर्गत दो आते हैं, जिसमें आपके दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। हैंडेक्स आता है और क्लीवर आता है। ठीक है, हैंडेक्स और दूसरा क्या आता है? क्लीवर। ठीक है, दोनों आपके एस्यूलियन कल्चर के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन जरा हमें ये बताइए कि जो ये एस्यूलियन कल्चर है, यह किस टाइम पीरियड से जुड़ा हुआ है, यह किस काल से जुड़ा हुआ है? बताएं भाई, एस्यूलियन कल्चर जो है, यह किस काल से जुड़ा हुआ है? बताएं। लोअर पैलोथिक की, मिडिल पैलोथिक की, अपर पैलोथिक की, मेसोलिथिक फेज या फिर नियोलिथिक फेज? बताएं। चलिए, तीन आंसर, चार आंसर आ गए। शिवानी जी ने लोअर पैल्थिक कहा है, खुशबू जी ने लोअर पैल्थिक, श्रेया जी ने लोअर पैल्थिक, ईमान जी ने लोअर पैल्थिक, पुष्पांजलि जी निम्न पूरा पाषाण काल, ध्रुव जी। चलिए, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, कौन सा? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। जब हम लोग बैच की पहली क्लास डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, चाहे चॉपर चॉपिंग टूल्स की बात की जाए, चाहे पेबल कल्चर की बात की जाए, चाहे एस्यूलियन कल्चर की बात की जाए, चाहे सोहन कल्चर की बात की जाए,
ये सभी की सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी के सभी आपके लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको टूल्स टाइपोलॉजी के दौरान हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर मैंने बताया था कि आपकी जो एस्यूलियन परंपरा है, चाहे आपकी चॉपर चॉपिंग परंपरा है, चाहे ओल्डवान उपकरणों की परंपरा है, चाहे पेबल टूल्स की परंपरा है, या फिर सोहन सांस्कृतिक उपकरणों की जो परंपरा है, ये सभी के सभी आपके निम्न पुरा पाषाण काल लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जब हम लोग टूल टाइपोलॉजी के आज आपके जो नोट्स हैं वो ग्रुप में भेजे गए हैं, वे जो भी बच्चे पेड बैच के हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आज टूल टाइपोलॉजी, टूल टेक्नोलॉजी और आपके पैलियोलिथिक कल्चर्स इत्यादि के जो नोट्स हैं वो आपको ग्रुप में भेजे गए हैं। उनमें जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो आपके उपिंदर सिंह की बुक जो मैंने आपको कल बताई थी कि इंपॉर्टेंट बुक है, प्लीज आप सभी उसको देख लीजिएगा। उपिंदर सिंह की हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्जन आपको ग्रुप में, आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो बच्चे जुड़े हैं पेड बैच के, उनको भेज दिया गया है। तो आप नोट्स को पढ़ते रहें। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बताया था, भेजा था इंडियन आर्कियोलॉजी को लेके। तो उस नोट्स को यदि आप प्रिंट आउट करा सकते हैं तो करा लीजिएगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट फैक्ट उसमें दिया है, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो नोट्स वहां पर आपको मिलते रहेंगे। आप लोगों को इतने नोट्स मिलेंगे कि आप खुद नहीं पढ़ पाएंगे। वो आपके ऊपर है कि आप कितना ज्यादा आप पढ़ते हैं। मैंने बोल रखा है कि आपको लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा, आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, आप उनके तहत पढ़ते रहें। खैर, ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि जरा हमें ये बताइए, द आर्कियोलॉजिकल साइट पिंडी घेब इज वेयर लोकेटेड। जो आपका पिंडी घेब आर्कियोलॉजिकल साइट है, यह कहां पर स्थित है, यह आपको बताना है। बताएं भाई, जो पिंडी घेब आर्कियोलॉजिकल साइट है यह कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, कि आर यू टॉड, मैंने एक्सकेवेटर का नाम अभी पूछा ही नहीं। रटा है, रटाया है, अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड कि आप क्वेश्चंस को देखते ही उसका आंसर कर दे रहे हैं, अच्छी बात है। प्रश्न लेकिन आंसर मेरा क्वेश्चन दूसरा है कि भैया ये जो आपका पिंडी घेब है कहाँ पर है? ये आपका सोहन वैली में है। कहाँ पर है? सोहन वैली में है। ठीक है, सोहन वैली की जो डिपॉजिट्स हैं, जो फॉर्मेशन है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं पिछले बैच में। हालांकि हम इसको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे तो वहां पर बताएंगे भी। अब अगला प्रश्न उठता है कि जो पिंडी घेब आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसके एक्सकेवेटर का नाम क्या है? हु एक्सकेवेटेड द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ पिंडी घेब? बताएं भाई, जो पिंडी घेब आर्कियोलॉजिकल साइट है उसको एक्सकेवेट किसने किया, उसको उत्खनित किसने किया? एनीवन? खुशबू जी ने आंसर किया है, शिवानी जी ने आंसर किया है। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं भाई। अभी तक मेरे पास केवल 3 आंसर आए हैं। आप सभी कुल 15-16 लोग, अभी 17 लोग लाइव हैं और आंसर मात्र इसके 2 या 3 आए हुए हैं। चलिए, ठीक है, तो एक बार देखिए, जितने भी लोग लाइव हैं सभी से निवेदन है वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए भाई। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा द साइट ऑफ पिंडीघेब इज एक्सकेवेटेड बाय के आर यू टॉड। के आर यू टॉड के द्वारा जो है इस साइट को 1930 में, 1930 में जो है ये साइट एक्सकेवेट किया गया था। ठीक है, अच्छा जरा हमें ये बताइए तो कि द फर्स्ट एक्सकेवेशन इन द सोहन वैली इज हेल्ड बाय। बताएं भाई, द फर्स्ट एक्सकेवेशन इन सोहन वैली इज हेल्ड बाय। सोहन घाटी में पहला एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? बताएं भाई, द फर्स्ट एक्सकेवेशन इन सोहन वैली इज हेल्ड बाय। बाकी लोग भी बताएं। एक आंसर आया है के एन वाडिया। ओके, के एन या फिर डी एन?
ध्यान रहे, DN वाडिया, DN वाडिया के द्वारा जो है ये साइट जो है, ये आपका जो आपका क्षेत्र है, यह 1928 में क्या किया गया था, इसको एक्सकेवेट किया गया था। दैट्स वाई DN वाडिया इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोहन वैली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, DN वाडिया के द्वारा ही जो सोहन घाटी का क्षेत्र है, इसे सबसे पहली बार एक्सकेवेट किया गया था। इसी कारण से DN वाडिया को सोहन घाटी के पितामह के रूप में, सोहन घाटी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमें ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो ओल्डवान टूल्स हैं, ओल्डवान जो टूल्स हैं, इन ओल्डवान टूल्स को सबसे पहली बार किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? ओल्डवान टूल्स की फर्स्ट फाइंडिंग सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया और यह कहां से प्राप्त किया गया है? बताएं भाई। ओल्डवान टूल्स जो हैं, इनको सबसे पहली बार कब और कहां से प्राप्त किया गया? LSB लिखी, ओके ठीक है, बाकी लोग बताएं। ओल्डवान टूल्स जो हैं, ठीक है, इनकी सबसे पहली प्राप्ति ओल्डुआई गार्ज वैली जो है, ओल्डुआई गॉर्ज वैली जो है, जो कि तंजानिया अफ्रीका में स्थित है, वहां से LSB लीकी के द्वारा, किसके द्वारा? LSB लीकी के द्वारा जो है, जो आपके ओल्डवान उपकरण हैं, जो आपके ओल्डवान टूल्स हैं, उनके द्वारा सबसे पहली बार आपके तंजानिया क्षेत्र में स्थित जो ओल्डुआई गार्ज है देखने को मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये ओल्डुआई गार्ज वैली है, इसका डेटिंग, इसका तिथि किस विधि से निकाला गया है? बताएं। ओल्डुआई गॉर्ज वैली जो कि तंजानिया में स्थित है, यह वैली की जो डेटिंग है वह किसके द्वारा प्राप्त किया गया? आप सभी जानते हैं, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ आर्कियोलॉजिकल डेटिंग्स। द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट डेटिंग, द सेकेंड वन इज आपकी रिलेटिव डेटिंग। तो आप सभी जानते हैं, रिलेटिव डेटिंग में आपको कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेंसेस की बात की जाती है, जबकि जो आपके एब्सोल्यूट डेटिंग है उसमें आपके जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, जिसमें आप एज लाइक आपका हो गया रेडियो कार्बन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग, ये सभी जो चीजें हैं आपकी किस में आती हैं? ये आपके रिलेटिव एब्सोल्यूट डेटिंग के अंतर्गत आती हैं। तो प्रश्न ये है कि यह जो आपका क्या कहते हैं ओल्डुआई गार्ज वैली है, इसका डेटिंग किसके द्वारा हुआ? तो मैंने कल की ही क्लास में बताया था, पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड। किसके द्वारा? पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड के द्वारा जो है इसकी डेटिंग निकल कर आई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि जो पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड है, इस पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड का प्रयोग किसके ऊपर किया जाता है? बताएं भाई। The dating method of potassium organ technology is used of which substance or material? बताएं भाई। जो पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड है, इसका प्रयोग किसके ऊपर किया जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, वॉल्केनिक ऐश। किसके ऊपर किया जाता है? वॉल्केनिक ऐश के ऊपर। वॉल्केनिक ऐश का मतलब क्या होगा? ज्वालामुखी राख जो होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी राख जो होते हैं उनके ऊपर आपके पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको डेटिंग टेक्नोलॉजी की बात करेगा, तो हर एक डेटिंग टेक्नोलॉजी के जो सब्सटेंस हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो अलग अलग हैं।
एज लाइक द रेडियो कार्बन डेटिंग इज डिपेंड ऑन रेडियो कार्बन सब्सटेंस, मतलब कि जो आपके कार्बन डेटिंग में जो आपका रेडियो कार्बन डेटिंग है उसमें जो कार्बन सब्सटेंस वाले मटेरियल होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसी की डेटिंग उससे की जा सकती है, पहली चीज। दूसरी, if the ज्वालामुखी as sorry volcanic ash deposits are found in somewhere of the countries or geological formation, the dating is used of potassium argon dating method। जब भी कहीं से ज्वालामुखी राख के प्रमाण मिलते हैं तो उसकी जो डेटिंग मिलती है, उसके जो जमाओं की जो डेटिंग होती है वो पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड से होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड के अलावा द वन मोर आर्कियोलॉजिकल डेटिंग इज यूज्ड फॉर द वोल्केनिक एश, दैट इज नोन एज फिशन ट्रैक टेक्नोलॉजी या फिशन ट्रैक मेथड। जो फिशन ट्रैक विधि है उसका भी प्रयोग इसी वोल्केनिक एश के ऊपर, इसी ज्वालामुखी राख के ऊपर किया जाता है। द थर्ड वन इज थर्मोलेमेंसिस डेटिंग मेथड, इसको विच इज आल्सो नोन एज टीएल डेटिंग, हिंदी में बोले तो उष्मा दीप्ति तिथि विधि। द टीएल डेटिंग इज यूज्ड फॉर सेरेमिक्स और बर्न्ट क्ले मटेरियल। तो ऐसा कोई भी मिट्टी का बना हुआ स्कल्पचर या नमूना या फिर शुद्ध प्रकार से कहें तो मृदभांड जिसको हम लोग कहते हैं, पॉटरीज कहते हैं, तो खास कर जो पॉटरीज होती हैं उनकी जो डेटिंग निकल कर आती है या मिट्टी का बना हुआ कोई नमूना जिसको आग में पकाया गया हो उसकी डेटिंग टीएल डेटिंग थर्मोलिमेंसिस डेटिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। हालांकि हम इसको जो बैच में अभी पढ़ ही रहे हैं हम लोग का अगला पॉइंट यही सब टॉपिक है, तो वहां पर डिस्कस करेंगे, डिटेल में चीजें बताएंगे, ठीक है। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिए। इसके अलावा पूछा जाता है, जरा मुझे बता भी दीजिए कि जो आपका फ्लोरीन टेस्ट मेथड है उसका उपयोग किसके ऊपर किया जाता है? जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बन के ऊपर, पोटेशियम आर्गन डेटिंग वोल्केनिक एश के ऊपर, फिशन ट्रैक वोल्केनिक एश के ऊपर, टीएल डेटिंग आपने पढ़ा मृदभांडों के सेरेमिक्स के ऊपर। लेकिन प्रश्न ये है कि जो फ्लोरीन टेस्ट मेथड है उसका प्रयोग किसके ऊपर किया जाता है? बोन्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हड्डियों के ऊपर, जो अस्थियां होती हैं, जो हड्डियां होती हैं उन बोन्स पर, उन हड्डियों पर ही जो आपकी ये टीएल डेटिंग है उसका जो प्रयोग है वह देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कितनी जो चीजें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कठिनाई? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हु यूज द टर्म नियोलिथिक फॉर द फर्स्ट टाइम? किसके द्वारा जो नियोलिथिक टर्म है इसका प्रयोग सबसे पहली बार किया गया? बताएं भाई, हु यूज द टर्म Neolithic for the first time? गॉर्डन चाइल्ड, एक लोगों ने कहा गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा कहां पर किया गया था? अभी कल जब पहली क्लास बताया गया था, पहली क्लास में कितने लोग थे? ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने के बाद फिर वही गलती कर रहे हैं। पैलियोलिथिक और आपके न्यूलिथिक पढ़ाते समय जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिवाइडेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, वहां पर ये फैक्ट बताए गए थे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर यदि आप लोग गलत करेंगे भाई तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जॉन लुबक के द्वारा पढ़ाते समय बताया गया था, भूल गए? 1865 में जो उनकी बुक आई थी, आप लोग जो ये नाम ले रहे हैं गॉर्डन चाइल्ड का, गॉर्डन चाइल्ड यूज्ड नियोलिथिक फॉर नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। जॉन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जॉन लुबॉक जो हैं, जॉन लुबॉक इज द मैन हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नियोलिथिक एज अ नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जॉन लुबॉक के द्वारा जो है क्या कहा गया था
कि जो नियोलिथिक टर्म है वो यूज में लाया गया था, जबकि आप लोग जो कह रहे हैं उनके द्वारा जो है, इन्होंने गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा जो है वो नियोलिथिक रिवोल्यूशन शब्द प्रयोग किया गया था। ठीक है, वी गॉर्डन चाइल्ड। क्लियर है बात, या कोई कंफ्यूजन है? बताएं भाई, कोई कंफ्यूजन है क्या? देखिए उस चीज को ध्यान रखिए, मैंने पढ़ाते समय बताया था कि 1865 में सबसे पहली बार जो है जॉन लुबॉक ने जब अपनी बुक पब्लिश की जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम, इन दैट बुक द जॉन लुबॉक यूजेस द टर्म पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक फॉर द फर्स्ट टाइम। He didn't use the term Mesolithic because Mesolithic term is expressly known by the 1887 by the excavation of La Mos de Azil archaeological site which is situated in France। तो फ्रांस में 1887 में जब एक्सकेवेशन किया गया लॉ मॉसदेजिल आपके पुरास्थल का, तो उसके पश्चात जाके पहली बार मध्य पाषाण काल की जानकारी प्राप्त हुई। यही कारण है कि जॉन लुबॉक के द्वारा जब 1865 में बुक पब्लिश किया गया प्री हिस्टोरिक टाइम्स, तो उसमें वो मेसोलिथिक के बारे में उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने केवल दो टर्म यूज किए, फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक एंड सेकेंड वन इज नियोलिथिक, whereas we Gordon child is used the term Neolithic for Neolithic revolution। क्लियर है भाई? क्लियर है, बताइए। हर हर महादेव का नारा लगा दीजिए भैया, क्लियर है तो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कितनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला मेरा प्रश्न ये है कि जरा मुझे ये बताइए, who discovered the site of बुर्ज होम। जो बुर्ज होम पूरा स्थल है उस साइट को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? बताएं भाई, हु डिस्कवर्ड द साइट ऑफ बुर्ज होम। जल्दीबाजी मत कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। श्रेया जी, आप जो आंसर कर रहे हो वो डिस्कवर की बात नहीं है। द साइट वॉज एक्सकेवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय T.N. खजांची। बात वो एक्सकेवेटर की जा रही है वहां पे, आप जो बता रहे हो एक्सकेवेटर का नाम बता रहे हो। पुष्पांजलि जी ने गलती कर दिया, मैंने प्रश्न क्या पूछा है, डिस्कवरी की बात की है, डिस्कवर की बात की है, लेकिन आपने जो आंसर किया है वो एक्सकेवेशन का है। देखिए कई बार होगा ये आपके एग्जाम में कि आपको आंसर बिल्कुल आ रहे होंगे, लेकिन जल्दीबाजी में आप बहुत खुशी से जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रश्न को एक से दो बार पढ़ना चाहिए। मस्तिष्क का किसी जो देखिए जो स्टूडेंट होते हैं उनके मस्तिष्क का शांत रहना बहुत जरूरी है, ना तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, ना ही किसी पॉइंट को लेकर डिसअपॉइंटमेंट उनके मस्तिष्क में होना चाहिए। यदि ये दोनों फैक्ट हैं तो आपके एग्जाम बिल्कुल गलत होने की संभावना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन जो है, यल कैम्ब्रिज अभियान दल जो है, उसी के जो नेता हैं डी टेरा और टीटी पेटरसन। मैंने नाम बताया था कि 1935 में डी टेरा और टीटी पेटरसन के चेयरमैनशिप में यल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन 1935 में भारत आता है, और इसी कैम्ब्रिज अभियान दल के द्वारा ही जो आपका सोहन वैली है, जो आपका नर्मदा वैली है, आपका जो कोरतरयाल वैली है, ये सभी क्या किए जाते हैं, एक्सप्लोर किए जाते हैं। और इस एक्सप्लोरेशन के दौरान इनको कई सारे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स जो हैं इनके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा कि द साइट ऑफ बुर्ज होम इज डिस्कवर्ड बाय डी टेरा एंड टीटी पेटरसन। डी टेरा एंड टीटी पेटरसन। अब सेकेंड पॉइंट है, जब आ ही गया तो बता दीजिए
कि हु एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ बुर्ज होम। बताएं भाई, जो साइट है आपका बुर्ज होम जो है, यह किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया? कब से कब के बीच में एक्सकेवेट किया गया? देखिए सभी को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो बुर्ज होम है, इट इज द फर्स्ट साइट विच इज डिस्कवर्ड, फर्स्ट नियोलिथिक साइट विच इज डिस्कवर्ड इन कश्मीर। नोट कर लीजिए, पॉइंट बना लीजिए। द बुर्ज होम इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड विद द नियोलिथिक फेज इज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। तो यह जो आपका बुर्जहोम आर्कियोलॉजिकल साइट है, इट इज एक्सकेवेटेड बाय टी एन खजांची। हु? टी एन खजांची। ठीक है, तो टी एन खजांची के द्वारा जो है इसको 1953 से 1964 के बीच में, 1953 से 1964 के बीच में जो है इसको एक्सकेवेट किया गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड। एनीथिंग एल्स, एनी प्रॉब्लम? ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, जरा हमें ये बताइए, जो सुदामा केव है, जो सुदामा केव है, उस सुदामा केव का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? यू ऑल नो बराबर केव, सुदामा केव, नागार्जुनी केव, नागार्जुनी केव। सो उसी में से जो आपके सुदामा केव है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हु बिल्ट द सुदामा केव? सुदामा गुफा का नाम सुना होगा, याद आ रहा है? इट इज आल्सो नोन एज न्योग्रोध और निगोह गुफा। ठीक है, इसको बनियान गुफा, निगोह गुफा या फिर न्योग्रोध गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके काल का है? अशोक के। अच्छा, अशोक ने अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में इसका निर्माण कराया था? इन विच ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन? ईयर बताइए। 12th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब जरा ये बताइए, लोमस ऋषि केव का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? द वर्ल्ड फेमस रोमस ऋषि केव। तो जो लोमस ऋषि केव है, इस लोमस ऋषि केव का निर्माण किसके द्वारा कराया गया?
ये बताइए, लोमस ऋषि केव में किसी का इंस्क्रिप्शन या फिर एपिग्राफिकल एविडेंस मिला है क्या? लोमस ऋषि केव का जो निर्माण कराया गया, देखिए जो आप 19th बोल रहे हैं मनीषा जी, वो 19th में उन्होंने कर्ण चौपड़ गुफा का किया है निर्माण। कर्ण चौपड़ गुफा जो है, देखिए अशोक ने तीन बड़े महत्वपूर्ण कराए, एक सुदामा गुफा 12वें साल में, कर्ण चौपड़ गुफा 19वें साल में, और विश्व झोपड़ी जिसको हम लोग विश्वकर्मा गुफा के नाम से भी जानते हैं, उसका भी निर्माण अशोक के ही शासनकाल में हुआ था, और वो 12वें साल में। जबकि जो लोमस ऋषि केव है, ये उनके पौत्र, जिनका नाम क्या है, ग्रैंड सन थे, उनका नाम क्या है, दशरथ। दशरथ, ध्यान रखिएगा, दशरथ ने भी जो प्रियदर्शी शब्द है इसका प्रयोग एक टाइटल के रूप में उन्होंने होल्ड किया था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बताएं जरा तो, विच आर्कियोलॉजिकल साइट मेंशंस द नेम्स ऑफ अशोका? कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल, सॉरी आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन है, विच आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन मेंशंस द नेम ऑफ अशोका? वह कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है? मास्की एंड गुर्जरा, चार हमने आपको बताए थे, चारों के नाम एकदम वो माइनर इंस्क्रिप्शन है, एकदम ध्यान रखिएगा, चारों के चारों माइनर इंस्क्रिप्शन हैं। लघु शिलालेख कौन से हैं, तो पहला है आपका मास्की, ठीक है, दूसरा क्या है आपका गुर्जरा, ठीक है, तीसरा क्या है आपका नेत्तूर, ठीक है, और चौथा उदय गोलन, उदय गोलम। ये जो चार हैं, यहां से अशोक के नामों के जो उल्लेख हैं वह देखने को मिलते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जरा हमें ये बताइए, द नेम अशोका इज फाउंड जो सबसे पहली बार कहां से, किस अभिलेख से पढ़ा गया था? अशोक के नामों को सबसे पहली बार कहां से पढ़ा गया था, किस अभिलेख से? सबसे पहली बार अशोक के नामों को कहां से पढ़ा गया था, किस अभिलेख से? अशोक एक शासक हैं, उनके नामों का जो सबसे पहला प्रमाण है वह किस अभिलेख से प्राप्त किया गया था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहां से प्राप्त किया गया था? मास्की, मास्की जो मास्की है, ये फर्स्ट जो रीडिंग है, ये कहां से हुआ था प्राप्त? इसी मास्की से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जरा हमें ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। प्रश्न ये है कि किसके द्वारा अशोक की राजा अशोक के रूप में पहचान किया गया था? जो प्रियदर्शी हैं, जो अशोक के रूप में उनकी पहचान किसके द्वारा किया गया था, जरा बताइए भाई। मौर्य शासक अशोक की पहचान किसने किया था?
जेम्स टर्नर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जेम्स टर्नर के द्वारा जो है अशोक की जो पहचान है वह किया गया था। चलिए अगला प्रश्न ये है कि द आइडल ऑफ मणिभद्र यक्ष ऑफ मौर्यन पीरियड हैज बीन फाउंड इन विच प्लेस। जो आपका मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है उस मणिभद्र यक्ष की मूर्ति को कहां से प्राप्त किया गया। बताएं भाई। मणिभद्र यक्ष का जो आइडल है, जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, इसके प्रमाण कहां से प्राप्त हुए। परखम। ओके, मैं आपको आंसर दे रहा हूं गोप से। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, बेसनगर से, पाटलिपुत्र से, मथुरा से, या फिर उज्जैन से। चार ऑप्शंस मैंने आपको दिए, बेसनगर, पाटलिपुत्र, मथुरा या फिर उज्जैन। बताएं, फ्रॉम वेयर द आइडल ऑफ मणिभद्र यक्ष हैज बीन फाउंड। परखम, मथुरा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहां से प्राप्त हुआ था? मथुरा से। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन आपको कभी कभी मैचिंग में किस काल का है यह पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा यह किसका है? मौर्यन पीरियड का, मौर्यन डायनेस्टी का है। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जरा हमको ये बताइए, हु फर्स्ट established the equation of Sandrocourts to Chandragupta Maurya। Who established the equation of Sandrocourts to Chandragupta Maurya। किसके द्वारा सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सबसे पहली बार किया गया। बताएं भाई। प्लूटार्क, अच्छा, बाकी लोग कोशिश करें, बताया जा चुका है। ऑप्शन में विलियम जोन्स, सर जॉन मार्शल, कनिंघम, प्रिंसेप, चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताइए। मैं आपको आंसर का क्लू दे रहा हूं, अ पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी is also gave the equation theory of Sandrocourts with चंद्रगुप्त मौर्य। अब इससे सिंपल तो क्लू आपके पास होगा नहीं कि जिसने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की उसी के द्वारा जो है पहचान किया गया, सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा। सर मुझे ये बता दीजिए जाते कि जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया, कब किया गया था, ईयर बताना है, ईयर। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? क्योंकि ये आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी के लिए द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बाय द अपॉइंटमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बाय विलियम जोन्स। ईयर क्या है? सेवनटीन 1884 में, 1784 में इनके द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है, एक मिनट, 1784 में ना,
मैं सही कह रहा हूं या गलत हूं? मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है 1784 में है। ठीक है, किस 1774 है। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बात थोड़ी सी गलती हो जाएगी, काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। 1784। ठीक है, 1784 को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है उसकी स्थापना किया गया था। आइए कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसका नाम है दोस्तों पोम्पेई। कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों जिसका नाम क्या है? पोम्पेई। तो प्रश्न ये कि पोम्पेई आर्कियोलॉजिकल साइट कहां पर स्थित है? बताएं भाई, पोम्पेई आर्कियोलॉजिकल साइट जो है ये कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। बताएं भाई, पोम्पेई आर्कियोलॉजिकल साइट कहां पर स्थित है, यह आपको आंसर करना है। बताएं। फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है, आप सभी जानते हैं। चलिए, एक आंसर आया है, बाकी लोग भी कोशिश करें, ट्राई करें। ठीक है, वेरी गुड। ये कहां पर है? इटली में है। कहां पर है ये इटली में आर्कियोलॉजिकल साइट स्थित है, काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये साइट इटली में है, ठीक है। प्रश्न ये है कि जरा हमें ये बताइए कि यह जो आर्कियोलॉजिकल साइट पोम्पेई आप कह रहे हैं, इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? बताएं भाई, पोम्पेई आर्कियोलॉजिकल साइट का एक्सकेवेशन जो है यह किसके द्वारा किया गया? किसी को जानकारी है? फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है, वर्ल्ड की आर्कियोलॉजिकल साइट है, आप इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइट के एक्सकेवेटर्स के नाम जानते हैं, बट द क्वेश्चन इज हु एक्सकेवेटेड द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ पोम्पेई? पोम्पेई आर्कियोलॉजिकल साइट जो है यह कहां पर स्थित है? ये आपने बताया इटली में। एक्सकेवेटर का नाम बताना है, एक्सकेवेशन किसने किया? वोली। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करें भाई, कोशिश कीजिए सभी लोग। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गूसेफ फियोरेल्ली। गूसेप फियोरेल्ली। ग्यूसेप फियोरेल्ली। ठीक है, नाम ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड आर्कियोलॉजिस्ट के नाम आप लोग थोड़ा सा कम ध्यान में रखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जहां पर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन आए तो इन चीजों को बताइएगा भाई। सही आंसर क्या होगा? तो द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ पोम्पेई इज एक्सकेवेटेड बाय गोसेफ फ्यूरेल्ली। चलिए, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमें ये बताइए, इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसको कि आपको बताना है। इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट का नाम क्या है? तो ये बताइए, ओलंपिया आर्कियोलॉजिकल साइट जो है उसको एक्सकेवेट किसने किया था? ओलंपिया। ओलंपिया आर्कियोलॉजिकल साइट जो है इसके एक्सकेवेटर का नाम बताना है। हु एक्सकेवेटेड द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ ओलंपिया? किसी को जानकारी है ओलंपिया आर्कियोलॉजिकल साइट किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया? वर्ल्ड आर्कियोलॉजी की क्वेश्चन है ये। आपने इंडियन आर्कियोलॉजी के साइट्स एंड उनके एक्सकेवेटर्स के नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो पीडीएफ दी थी पिछले बार, हालांकि अभी तक इसकी पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में नहीं भेजी है, मैं भेज दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, ओलंपिया आर्कियोलॉजिकल साइट किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया? अरे भाई, गलत या सही कोशिश तो कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डरकर नौका पार नहीं होती, तो कोशिश तो करना पड़ेगा। जब रणभूमि में उतर ही गए हैं तो डरना काहे का? काहे पीठ दिखा के भागे? लड़के भागेंगे।
तो ओलंपिया साइट किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया, नहीं पता, अर्नेस्ट कर्टियस, अर्नेस्ट कर्टियस के द्वारा। ठीक है, नाम ध्यान में रखिएगा, अर्नेस्ट कर्टियस के द्वारा जो है ओलंपिया आर्कियोलॉजिकल साइट जो है इसको एक्सकेवेट किया गया। एक्चुअली में जब एक यूनान में, तो यूनान के अंतर्गत जो पुरातत्व संस्थान था जर्मन आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, और जब जर्मन आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया गया तो उसी के दौरान अर्नेस्ट कर्टियस के निर्देशन में जो है ओलंपिया आर्कियोलॉजिकल साइट है उसको एक्सकेवेट किया गया। कौन सा इंस्टीट्यूट, तो जर्मन आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है उसको स्थापित किया गया, और उसी के दौरान जो है और अर्नेस्ट कर्टियस ने जो ओलंपिया आर्कियोलॉजिकल साइट है उसका एक्सकेवेशन उनके निर्देशन में शुरू हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए ये जरा हमको बताइए, जो फ्लिंडर्स पेट्री हैं इनका काम किस क्षेत्र के ऊपर है। A well-known and prominent scholar name is Flinders Petrie। बताएं भाई किस क्षेत्र के ऊपर इनका काम है। काफी प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं, काफी अच्छे वेल नोन स्कॉलर हैं। बताइए भाई जो फ्लिंडर्स पेट्री हैं इनका काम किस क्षेत्र के ऊपर है। प्री हिस्ट्री, एक आंसर आया प्री हिस्ट्री, दूसरा आंसर आया पॉटरी। कई लोग तो फ्लिंडर्स पेट्री के नाम सुने होंगे लेकिन उनको याद नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, वेरी गुड। इनका काम देखिए जो मिस्र का पुरातत्व है, कहाँ का, मिस्र का पुरातत्व है उसके ऊपर है, और इनका काम जो है पॉटरीज के ऊपर है। किसके ऊपर, मृदभांड के ऊपर। ठीक है, इन्होंने जो आपका टाइपोलॉजी है जिसको पॉटरीज के जिसमें मेन अध्ययन होता है कि पोर्ट्रीज को किस प्रकार की उनकी सिमिलरिटीज के आधार पर, उनके शेप एंड साइज की सिमिलरिटीज के आधार पे उनको समकालीन माना, और इस पे सबसे बढ़िया जो काम है वो आपका फ्लिंडर्स पेट्री का है। और फ्लिंडर्स पेट्री ने ही जो मिस्र का आपका आर्कियोलॉजी है उस पर सबसे बढ़िया काम इनका माना जाता है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, तो पेट्री की एक बुक है, बड़ी फेमस बुक है, इनका ध्यान रखिएगा। बुक का नाम कोई बता सकता है कि बुक का नाम क्या है। मेथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी, मेथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी, एम्स इन आर्कियोलॉजी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये मेथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी है इसे कब पब्लिश किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1904 में, 1904 में जो है यह पब्लिश किया गया था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइए एरियाना इंटिका जो जनरल है, जो पत्रिका है, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया। एरियाना एंटिका, एरियाना एंटिका जो जर्नल है, जो पत्रिका है, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया। हु पब्लिश द जर्नल एरियाना एंटिका। एक आंसर आया विल्सन। बाकी लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन ना। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए वेरी गुड, एच एच विल्सन के द्वारा, किसके द्वारा, एच एच विल्सन के द्वारा जो है एरियाना एंटिका जो बुक है, सर जो जनरल है, इसका क्या किया गया था, संपादन किया गया था।
चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये जरा हमको बताइए, बस जनरल क्वेश्चन देखें आप लोगों को याद है कि नहीं, कि जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी, जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी, उसके नियर बाई एरियाज में, जो उसके समीपवर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर एक्सप्लोरेशन का काम किसके द्वारा किया गया था? फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसीज के नियर बाई एरियाज पे एक्सप्लोरेशन का काम, सर्वेक्षण का काम किसके द्वारा किया गया, बताएं। फ्रांसिस बुखानन, फ्रांसिस बुखानन। ओके ठीक है, सुप्सी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो फ्रांसिस बुखानन है, जिनके द्वारा ये जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी है, जिसका इन्होंने 1807 के आसपास जो है यहाँ पर नियर बाई एरियाज में एक्सप्लोरेशन का कार्य किया, तो ये फ्रांसिस बुखानन को अपॉइंट किसने किया था? किसके द्वारा फ्रांसिस बुखानन की नियुक्ति की गई थी? बताइए भाई। याद आ रहा है? मार्क्विस वेलेजली। नाम सब याद रखिए। फ्रांसिस बुखानन जो हैं, ये अपॉइंट किसके द्वारा हुए? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया आज की ही क्लास में, मार्क्विस वेलेजली। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है वर्क किया गया, कहाँ पे? फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के नियर बाई एरियाज में। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये बताइए हमको, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो ब्राह्मी लिपि है, जो जेम्स प्रिंसेप हैं, जो आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इसको डिसाइफर किस वर्ष के बीच में किया गया? बताएं भाई। ब्राह्मी लिपि जो है, उसको डिसाइफर जो है किस वर्ष के बीच में किया गया? As you all know, Brahmi script is deciphered by James Prinsep. बट क्वेश्चन ये है कि किस साल में, ईयर कौन सा था? मैंने साल के बीच का नाम पूछा है, ईयर, केवल स्पेसिफिक ईयर नहीं पूछा है कि किस काल में सफलता पाई या फिर किस साल में शुरू किया। तो मैंने आपको बताया था 1834 में शुरू किया गया और उनको सफलता कब मिली? 1837 में। व्हेन द क्वेश्चन इज कि जब आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ने में सफलता कब प्राप्त हुई, तब आपका आंसर होगा 1837। बात की जाएगी किन वर्षों के बीच में, देन 84 टू 1837। अच्छा मैं ये पूछूं कि ये जो जेम्स प्रिंसेप हैं, जेम्स प्रिंसेप को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में किस पद पर नियुक्त किया गया था? बताइए। जेम्स प्रिंसेप जो हैं, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है, जो कि हम लोगों ने कल की क्लास में भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन ये है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में किस पद पर इनको नियुक्त किया गया था? बताइए भाई, इसका सही आंसर क्या होगा?
ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या होगा? तो इनको सेक्रेटरी के रूप में, कहां पर? जेम्स प्रिंसेप को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी विच इज स्टैब्लिश्ड बाय विलियम जोन्स इन 1784। तो विलियम जोन्स के द्वारा जो आपका रॉयल एशियाटिक सोसाइटी स्थापना की गई थी 1784 में, उसी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इस जेम्स प्रिंसेप को 1833 में, 1833 में एज सेक्रेटरी, सचिव के रूप में जो है इनकी नियुक्ति वहां पर किया गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं कि जरा मुझे ये बताइए, ये जो जेम्स प्रिंसेप हैं, इनका डेथ कब हुआ था? ये कब मरे थे, किस दिन? समय बताइए भाई। डेथ कब हुआ था जेम्स प्रिंसेप का? चलिए, एक आंसर आया, सुबसी जी ने कहा है 20 अप्रैल 1840 को। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 20 अप्रैल, 20 अप्रैल 1840 को, 1840 को जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी स्क्रिप्ट, सॉरी, जेम्स प्रिंसेप की जो है डेथ हुई थी। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि किस वर्ष के उम्र में, उनकी एज क्या थी, जब वो मृत्यु उनकी हुई तो उनकी एज क्या थी? देखिए, ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन हैं बहुत इंपॉर्टेंट। 37, एक आंसर आया है 37। बाकी लोग भी बताएं, कोशिश करें। एक आंसर आया है 40। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं भाई। वेरी गुड। 40 के उम्र में, 40 वर्ष के उम्र में जो है उनकी मृत्यु, 20 अप्रैल 1840 में जो है उनकी मृत्यु क्या हो गई थी? हो गई। ठीक है, वो 1799 में उनका जन्म हुआ और 1940 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो वो उन्होंने लगभग 40 वर्ष जो है उन्होंने व्यतीत किए थे। 1799 में, याद रखिएगा, उनकी जन्म हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा मुझे ये बताइए कि जब कनिंघम को नियुक्त किया गया एज डायरेक्टर जनरल, तो उस समय तत्कालीन समय में गवर्नर जनरल कौन थे? When Alexander Cunningham appointed as Director General of Archaeology Survey of India, कौन थे गवर्नर जनरल? 1799, सुबसे जी बर्थ ईयर उनका जो है 1799, 1799। कैनिन, एक आंसर आया है कैनिन। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ओके, वेरी गुड, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमें ये बताइए कि ये जो लॉर्ड कैनिंग हैं और जिनके द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपना जो वर्क है, अपना जो कार्य है, वह किसके मार्ग निर्देशक के रूप में, मतलब किस बुक के आधार पर उन्होंने अपने काम को स्थापित किया, अपने काम को किया? कौन सी ऐसी बुक है जो कि उनका मार्ग निर्देशन किया, जिसके आधार पर उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई सारे स्थलों को खोजा? कौन से ऐसे यात्री हैं, किसकी बुक थी?
वेनसांग का यात्रा वृत्तांत, किसका? वेनसांग का यात्रा वृत्तांत जो है उसके आधार पर इनके द्वारा क्या किया गया था? भारत के कई सारे स्थल जो हैं उनकी खोज की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही मेरा ये है कि एलेक्जेंडर कनिंघम एज अ डीजी ऑफ एएसआई उनको किस वर्ष अपॉइंट किया गया था? बताएं भाई। एलेक्जेंडर कनिंघम को किस वर्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल जो है वह नियुक्त किया गया था? 1861। ठीक है, 1861 में एएसआई स्टैब्लिश हुई है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पहले डीजी बनते हैं वो अपॉइंट होते हैं 1871 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 61 नहीं 71, क्योंकि जब 61 में ये आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया जाता है तो एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही तत्कालीन जो आपके कैनिंग थे उनको क्या किया जाता है, एक मेमोरेंडम दिया जाता है जिसको कि गवर्नर जनरल जो होते हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बाकी कार्य जो है बाद में 1871 में ही जब आपके 11 जनवरी 1870 को, सॉरी 1870 को ही जो इंडियन गवर्नमेंट उस समय की होती है उस इंडियन एंटिक्विटीज और आपके जो आर्कियोलॉजिकल रिमेंसेस थे उनके लिए आपके फाइनली 1871 में 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमें ये बताइए, एक मिनट, अभी तक में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ, जरा ये बताइए प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी बुक किसकी है? प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी बुक किसकी है? कोई बता सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी बुक किसकी है? देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि जिस प्रकार से प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जॉन लुबॉक के द्वारा पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक इसी प्रकार इस बुक में भी, इस बुक का जो 10वां संस्करण है, जो 10th वॉल्यूम है, उस 10th वॉल्यूम में इस बुक के पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक शब्द का भी प्रयोग किया गया इसमें भी। तो क्वेश्चन ये है कि इस बुक में किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स लॉयल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चार्ल्स लॉयल के द्वारा जो है ये बुक 1868 में लिखी गई। ध्यान रखिएगा, जो आपके जॉन लुबॉक ने प्री हिस्टोरिक टाइम्स लिखा है वो लिखा है 1865 में, एंड दिस बुक प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी इज रिटन बाय चार्ल्स लॉयल in 1868 in which the two main term Paleolithic and Neolithic is written. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रुक जाइए भाई साहब आप लोग एक मिनट, इतने सारे क्वेश्चंस हर बार रिपीट हो चुके हैं, कुछ नया खोजना पड़ता है। हाँ, देखिए अब बताइए जरा भाई,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जरा हमें ये बताइए, मेही मेही एक पुरास्थल है, यह किस कल्चर से संबंधित है? द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मेही इज एसोसिएटेड विथ विच कल्चर? पढ़ाते समय आप लोगों को, जो पिछले बैच के बच्चे हैं, उनको तो बताया गया था। आप में से जो होंगे पिछले बैच के, उनको तो बताना ही चाहिए। शुभश्री जी बताइए भाई। मेही आर्कियोलॉजिकल साइट, मैंने वहां पर इसको जोर दे के बढ़ाया था। अरे कल्चर का नाम बताना है। अफरोज जी आप बता रहे हैं प्री हड़प्पन, ओके ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि उस कल्चर का नाम बताना है। आप फेज का नाम बता रहे हैं। याद आ रहा है कुछ? नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। आप वेरी गुड, देखिए एक आंसर आ गया। शिखा दुबे जी कह रही है महापाषाणिक काल से संबंधित है। पुष्पांजलि जी कह रही है कुल्ली संस्कृति से संबंधित है। वेरी गुड, कुल्ली कल्चर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुल्ली कल्चर। पढ़ाते समय मैंने बताया था क्वेटा कल्चर, याद कीजिए। क्वेटा कल्चर, कुल्ली कल्चर और आमरीनाल कल्चर, तीन ऐसे कल्चर्स थे जो कि आपके महत्वपूर्ण है। और यहां से बफवेयर कल्चर जो है, मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्राक सैंधव संस्कृतियां थी, वहां पर मृद भांडों के प्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ पॉटरी, उनके जो कल्चर्स हैं उनको तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, एक आपके जो पांडु रंग के मृदभांड थे, जिनमें आपके बफवेयर कल्चर वाली चीजें हैं। आपका दूसरा रेड वेयर कल्चर है। रेड वेयर कल्चर में आपके तीन प्रमुख संस्कृतियां आती हैं। एक क्वेटा कल्चर, दूसरी कुल्ली कल्चर, तीसरी आमरीनाल कल्चर। तो आपकी जो कुल्ली कल्चर है ये आपके रेड वेयर कल्चर से संबंधित है, और यही का आपका महत्वपूर्ण पुरास्थल है आपका मेही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब आ ही गया है तो जरा हमको ये बताइए, कुल्ली कल्चर जो है, कुल्ली कल्चर जो है, ठीक है, अच्छा इसको तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। हाँ, अगला प्रश्न है, जरा हमें ये बताइए, टोगाऊ मृदभांड, टोगाऊ पॉटरीज जो हैं, यह किस कल्चर से संबंधित हैं? टोगाऊ पॉटरीज जो हैं, जो टोगाऊ मृदभांड हैं, यह किस कल्चर से संबंधित हैं, किस संस्कृति से संबंधित हैं? बताइए। देखिए जो कुल्ली संस्कृति है ये दक्षिण बलूचिस्तान की है, जहां से पांडुरंग के मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो आपका टोगाऊ मृदभांड है, इसके प्रमाण किस कल्चर के अंतर्गत मिले हैं? याद आ रहा है? द क्वेटा कल्चर। कहां से? द क्वेटा कल्चर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए कुछ चीजें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जो आपके टोगाऊ मृदभांड हैं, ठीक है, ये आपके क्वेटा कल्चर के हैं। इसके अलावा मेहीपुरा स्थल, कुल्ली कल्चर, बलूचिस्तान का जो कोलवा क्षेत्र है, उस कोलवा जिले में कुल्लीपुरा स्थल के नाम के आधार पर इस संस्कृति का नाम कुल्ली कल्चर पड़ा था। जबकि जो क्वेटा संस्कृति की बात कर रहे हैं, वो क्वेटा घाटी के आसपास के क्षेत्रों से मिले हैं, जहां पर इस प्रकार के जो प्रमाण है वह देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, जरा ये बताइए, जो आमरीपुरा स्थल है वहां पर सर्वेक्षणात्मक उत्खनन, एक्सपेरिमेंटल एक्सकेवेशन, किसके द्वारा किया गया? आमरी आर्कियोलॉजिकल साइट पे एक्सपेरिमेंटल एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया?
बताएं भाई। एनजी मजुमदार, ओके, ठीक है। बाकी लोग भी बताएं। आमरी पुरास्थल पर देखिए, आमरी पुरास्थल की जो खोज है और जो यहाँ पर सर्वेक्षणात्मक उत्खनन है, सुप्सी जी ने कहा एनजी मजुमदार, जो कि बिल्कुल सही है। एनजी मजुमदार के द्वारा जो है यहाँ पर 1929 में 1929 में जो है इसको खोजा गया और यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया। बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर बाद में किसके द्वारा बृहद उत्खनन किया गया? एक्सपेरिमेंटल एक्सकेवेशन आपने कहा एनजी मजुमदार ने, वेरी गुड, बट द मेन एक्सकेवेशन इज हेल्ड बाय, बताइए भाई, कोई बता सकता है? वेरी गुड, अफरोज ने बिल्कुल सही आंसर किया है, जे एम कैसाल। जे एम कैसाल कब किया गया? तो ड्यूरिंग द 1959 टू 1961, 1959 टू 1961, 1959 से 1961 के बीच में जो है आमरी पुरास्थल जो है यहाँ पर बृहद उत्खनन किया गया। जबकि जो आमरी पुरास्थल है वहां पर यदि एक्सपेरिमेंटल एक्सकेवेशन की बात करते हैं, परीक्षणात्मक उत्खनन की बात करते हैं, तो यह 1929 में एनजी मजुमदार के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमें ये बताइए, राणा गुंडई जो पुरास्थल है वहां पर किसके द्वारा एक्सक्यूशन किया गया? क्वेश्चन नंबर 9, राणा गुंडई। राणा गुंडई जो पुरास्थल है यहां पर किसके द्वारा एक्सकेवेशन किया गया? इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है भाई, बताइए। राणा गुंडई पुरास्थल पर एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? बीरोस, ठीक है। अफरोज जी ने आंसर किया है बीरोस। बाकी लोग भी बताएं। बीरोस का मतलब मैं जानता हूं, बाकी लोग भी कोशिश करें भाई। ब्रिगेडियर रॉस, बी का मतलब ब्रिगेडियर रॉस। चलिए, बहुत बढ़िया। राणा गुंडई जो है इट इज एक्सकेवेटेड बाय ब्रिगेडियर रॉस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट मेरा क्वेश्चन यहीं पे नहीं रुकेगा, और भी है कि ये बताइए राणा गुंडई आर्कियोलॉजिकल साइट किस कल्चर से संबंधित है? द मेन क्वेश्चन इज राणा गुंडई आर्कियोलॉजिकल साइट इज एसोसिएटेड विथ विच कल्चर? बताइए। राणा गुंडई पुरा स्थल किस कल्चर से, किस संस्कृति से संबंधित है? उत्खनन यहाँ पर ब्रिगेडियर रॉस ने किया, ठीक है। देखिए, राणा गुंडई हो, मुगल गुंडई हो, पेरियानो गुंडई हो, सूर जंगल हो, डाबरकोट हो या फिर कौदोनी हो, ये सभी के सभी जो हैं कल्चर से, एक सेम कल्चर से संबंधित है ना, क्वेटा नहीं, जॉब संस कल्चर, जॉब कल्चर आपने सुना होगा ना, जॉब कल्चर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में बनते हैं। तो जो जॉब कल्चर है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जॉब कल्चर जो है वहां से इस प्रकार के जो प्रमाण है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक चीज जानिए, क्वेटा, कुल्ली, आमरीनाल, ये यहां से बफवेयर के प्रमाण मिले हैं, पांडुरंग के प्रमाण मिले हैं। लेकिन जो आपका जॉब कल्चर है ये रेड वेयर से एसोसिएटेड है, लाल रंग के जो मृदभांड हैं यहां से पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपको मिल जाएगा।
जितने भी आप लोगों के जो ग्रुप्स में पीडीएफ भेजे जा रहे हैं, आज वैदिक काल का एक अच्छा नोट्स हमें मिला था, वो आप लोगों को भेज दिया गया। हालांकि वैदिक काल में आप लोगों के क्वेश्चंस न के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन जो इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री पढ़ने में, एक अच्छा नोट्स था, मैंने उसको भेजा है। आप लोग उसको पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, आप उसको सही से आंसर बताएं। चलिए क्वेश्चन मेरा ये है कि जरा ये बताइए, जो कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट किस नदी के तट पर स्थित है? बताएं भाई, कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कालीबंगा इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर? घग्घर। दो आंसर आए, खुशबू जी ने घग्घर कहा है, श्रेया जी ने घग्घर कहा है, शुभश्री जी ने घग्घर कहा है। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं। सरिता जी भी घग्घर कह रही हैं। केवल 5 आंसर आए हैं अभी तक, और इतने लोग जुड़े हैं, ना लाइक्स कर रहे हैं आप लोग वीडियो पे, ना आंसर दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है भैया। सभी लोग कोशिश कीजिए, जितने भी लोग जुड़े हैं आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है, तो कम से कम भैया लाइक तो कर ही दिया करो। चलिए सही आंसर क्या होगा? घग्घर नदी। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि आपने कहा घग्घर रिवर, मैंने माना, लेकिन ये बताइए घग्घर रिवर के किस तरफ, दाएं या बाएं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है? ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, कहां पर? लेफ्ट बैंक। कहां पर? लेफ्ट बैंक, अर्थात लेफ्ट साइड में, जो आपका घग्घर नदी का जो बायां किनारा है वहां पर स्थित है। अब जब कालीबंगा की बात हो ही गई है, तो थोड़ा सा इससे भी क्वेश्चन हो जाए, जाते जाते बता दीजिए कि कालीबंगा जो पूरा स्थल है, यहां पर किसके द्वारा उत्खनन का कार्य या खोजा गया, कार्य किया गया? बताएं भाई। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, खोज किसके द्वारा की गई? बताएं भाई, कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट की खोज किसके द्वारा किया गया? तीन आंसर आए हैं, एक घोष। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं, कोशिश करें। मैंने पढ़ाते समय डिटेल में इसकी चर्चा पहले भी कर रखी है। अमलानंद घोष, बहुत बढ़िया, अमलानंद घोष के द्वारा जो है यह आर्कियोलॉजिकल साइट, इसको क्या किया गया? खोजा गया। अच्छा जरा मुझे ये भी बता दीजिए, क्वेश्चन इससे भी आया हुआ है, कई बार एग्जाम में मैचिंग के लिए भी आता है कि ये पूरा स्थल, कौन से पूरा स्थल कहां पर स्थित है, तो इसका लोकेशन क्या है भाई? बताइए भाई, कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ कहां पर है? मारवाड़, हनुमानगढ़। तीन चार आंसर अलग अलग आ रहे हैं, बाकी लोग भी कोशिश करें, बताएं भाई सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। मैक्सिमम आंसर जो है आप लोगों के राजस्थान आ रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए भाई। चलिए ठीक है, देखिए जो खोजा गया था इसको, ये 1952 में खोजा गया था, और इसका जो उत्खनन है बाद में बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा किया गया। लेकिन क्वेश्चन ये कि ये है कहां पर, तो आपके राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, नॉर्थ राजस्थान में पड़ेगा, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में ये आपका जो पूरा स्थल है वह क्या है, स्थित है।
अच्छा जरा हमको ये बताइए, क्वेश्चन अब याद ही आ गया तो बता भी दीजिए कि मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा को किसके द्वारा ट्विन कैपिटल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया? किसके द्वारा जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया? बताइए भाई। स्टुअर्ट पिगट, किसके द्वारा? स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन यदि मैं पूछूं कि वह कौन से ऐसे विद्वान हैं जिनके द्वारा कालीबंगा को थर्ड कैपिटल कहा गया, तीसरी राजधानी कहा गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो राजधानी हो गई, लेकिन कौन से ऐसे स्कॉलर हैं, कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कालीबंगा को थर्ड कैपिटल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा? बीबी लाल? ना, ना ना ना। इतना बता दूं, उन्होंने रामायण काल से संबंधित कई सारे पुरास्थलों को, सॉरी रामायण काल में कह रहा हूँ, चालकुलिथिक कल्चर के बड़े महत्वपूर्ण पुरास्थल को उन्होंने एक्सकेवेट किया है, बड़े प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं, बीबी लाल नहीं। ना, मैंने चालकुलिथिक कल्चर की बात की है। एच डी सांकलिया, एच डी सांकलिया हो गए, और दूसरे दशरथ शर्मा। ठीक है, सा ऐसा पुरास्थल है जहां से जो माउंट्स पाए गए, जो टीले पाए गए, उन माउंट्स को महासती कहा जाता है। कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जहां से जो माउंट्स पाए गए, जो टीले पाए गए, उनको महासती कहा गया है? क्या कहा गया है? महासती। बताएं भाई, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। बताइए भाई, कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से जो माउंट्स पाए गए उनको लोकली वहां पर महासत्य कहा गया है? चलिए, अंकित जी ने आंसर किया है बागोर राजस्थान। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं। बागोर राजस्थान एक आंसर आया है, केवल अंकित जी ने आंसर किया है भाई। बाकी लोग भी ट्राई करें, कोशिश करें। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है। आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपने डिस्कस नहीं किया क्या अभी तक? भैया पढ़िए, समय ये मत सोचिए कि समय मेरे पास अभी है कि हम दिसंबर में पढ़ेंगे, नहीं। अभी से पढ़ेंगे तभी होगा, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? बागोर। जो बागोर आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां पर लोकली जो माउंट्स हैं उनको किस रूप में जाना जाता है? महासत्य के रूप में जानते हैं। अब जब बागोर की चर्चा आ ही गई है, तो जरा हमें ये बताइए, जो बागोर आर्कियोलॉजिकल साइट है, यह किस रिवर के, किस नदी के तट पर स्थित है? बताएं भाई, बागोर आर्कियोलॉजिकल साइट किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए भाई, किसी को जानकारी है? नहीं पता? कोठारी रिवर। कौन सा?
कोठारी रिवर। कोठारी इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ बनास। कौन सा? ट्राइब्यूटरी ऑफ बनास रिवर। ध्यान रखिएगा, चाहे बनास कहिए या फिर उनकी सहायक नदी कोठारी कहिए, यह उसी के तट पर स्थित है। अब यदि मैं आपसे जरा ये पूछूं कि जरा ये बताइए, यह जो आर्कियोलॉजिकल साइट हम बागोर की चर्चा कर रहे हैं, इसको एक्सकेवेट किसके द्वारा किया गया? बागोर आर्कियोलॉजिकल साइट किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया? शिखा जी ने सही आंसर किया है। अगला आंसर बताइए भाई। बागोर आर्कियोलॉजिकल साइट किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया? बात फिर से सुनिए, मैं एक्सकेवेशन की कर रहा हूं। देखिए, जब बात इसके डिस्कवरी की जाएगी, ठीक है, जब इसके खोज की बात की जाएगी तो आंसर होगा बी एन मिश्रा और एल एस लेस्निक। ठीक है, लेकिन जब यहां पर एक्सकेवेशन की बात की जाएगी तो 1971 में अंडर द डायरेक्शन ऑफ बी एन मिश्रा, बी एन मिश्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1971 में वीएन मिश्रा के निर्देशन में जो है यह जो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है उसे खोजा क्या किया था, उत्खनन किया गया था। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसे खोजा किसने था, तब आपका आंसर हो जाएगा वी एन मिश्रा और आपका एल एस लेस्निक। लेकिन जरा हमें ये बताइए, जो एल एस लेस्निक हैं जिनके द्वारा ये पुरास्थल खोजा गया, वो किस देश के स्कॉलर हैं, किस देश के विद्वान हैं, उनका संबंध किस देश से है? बताइए भाई। नहीं पता? जर्मन स्कॉलर हैं, जर्मनी के वो क्या हैं, विद्वान हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जरा हमें ये बताइए, जो भीम का आर्कियोलॉजिकल साइट है उसे किस वर्ष खोजा गया था? क्वेश्चन नंबर 2, जो भीम का आर्कियोलॉजिकल साइट है इसकी डिस्कवरी किस वर्ष की गई थी? बताएं भाई। ईयर बताना है। द साइट ऑफ भीमबेटका इज डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ 1957 टू 1958। वेरी गुड। 1957 से 1958 के बीच में किसके द्वारा? कौन है बताइए। 1957, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है कि किसके द्वारा? वी एस वाकनकर। बहुत बढ़िया। वी एस वाकनकर, वी एस वाकनकर ने इसे 1957 में क्या किया था, खोजा था। अब देखिए, जरा हमें ये बताइए, इतनी बातें क्लियर है, किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, अब जरा हमें ये बताइए कि यहां से भीमबेटका से जो पेंटिंग्स के प्रमाण मिले हैं, जो चित्रकलाओं के प्रमाण मिले हैं, यह किस एज से संबंधित हैं, यह किस काल से संबंधित हैं? बताइए। भीमबेटका से जो पेंटिंग्स के प्रमाण मिले हैं, जो चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, वह किस काल के हैं?
देखिए, इनको मोटे मोटे तौर पे जो रखा जाता है वो मेसोलिथिक पीरियड में रखा जाता है, मध्य पाषाण काल। हालांकि कुछ प्रारंभिक अवस्था में, एकदम इनिशियल फेज में, अपर पैलियोलिथिक पीरियड से उच्च पुरा पाषाण काल से भी प्राप्त हुए हैं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंटिंग्स इन भीमबेटका आर एसोसिएटेड विथ मेसोलिथिक पीरियड। भीमबेटका के अधिकांशतः जो आपकी चित्रकलाएं हैं वो आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमें ये बताइए, जो लेखिया आर्कियोलॉजिकल साइट है इसे किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया? लेखिया आर्कियोलॉजिकल साइट जो है इसे किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया? बताइए भाई। द साइट ऑफ लेखिया इज एक्सकेवेटेड बाय। लेखिया जानते हैं, इंपॉर्टेंट साइट है आपका मेसोलिथिक पीरियड का। नहीं पता? हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं भाई। जी आर शर्मा। ठीक है, देखिए, जो आप लोग जी आर शर्मा का नाम ले रहे हैं, ठीक है, जी आर शर्मा यहां पर अंडर द डायरेक्शनशिप ऑफ जी आर शर्मा द एक्सकेवेटर इज वी डी मिश्रा। वी डी मिश्रा। वी डी मिश्रा जो हैं ये किसके अंडर काम किए थे? जी आर शर्मा के अंडर। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जी आर शर्मा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आज थोड़ा सा जो सेशन है वो छोटा सा ही होगा क्योंकि बोलने में बड़ी तकलीफ है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा हमें ये बताइए, कहां से, कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से बी हाइव्स फॉर्म में हर्ट्स के प्रमाण मिले हैं? कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहां से बी हाइव्स, बी हाइव्स का मतलब मधुमक्खी के छत्ते के समान, हर्ट्स के प्रमाण, झोपड़ियों के प्रमाण कहां से मिले हैं? कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां से झोपड़ियों के प्रमाण जो हैं वो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं, वह कहां से प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडू। ठीक है, 3 आंसर आए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सही आंसर क्या होगा? चौपानी मांडू। अब जब बात चौपानी मांडो की आ ही गई है तो कुछ चर्चा इस पे भी हो जाए, आवश्यक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि चौपानी मांडो आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पर लोकेटेड है? इसका लोकेशन क्या है, कहाँ पर स्थित है? बताइए भाई, चौपानी मांडो आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पर स्थित है? कोई बता सकता है? चौपानी मांडो आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पर स्थित है भाई, बताइए। उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक आंसर आया उत्तर प्रदेश। जितने भी मेरे भाई जुड़े हैं, निवेदन है प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा? बेलन वैली प्रयागराज में। कहां पर स्थित है ये? बेलन वैली प्रयागराज में। बेलन वैली कहां पर स्थित है भैया? इलाहाबाद में, इसको वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है, तो इस चीज को
ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बात जब चोपानी मांडो की आ गई और आपने बता दिया कि ये बेलन वैली में है, तो जरा हमें ये बताइए, इस चोपनी मांडो पुरास्थल का डिस्कवरी और एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई बता सकता है कि जो आपका यह चोपानी मांडो आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसको डिस्कवरी और इसका एक्सकेवेशन जो है यह किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। कोई बता सकता है? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, द आर्कियोलॉजिकल साइट चोपानी मांडो इज डिस्कवर्ड बाय वीडी मिश्रा इन 1967। वी डी मिश्रा के द्वारा जो है चोपनी मांडो जो पुरास्थल है, इसको 1967 में 1967 में खोजा गया था। बट यदि पूछा जाए कि चोपनी मांडो पुरास्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो एट फर्स्ट इन 1967 वीडी मिश्रा excavated it. After this, a large scale excavation is held by G.R. Sharma under the direction of B.B. मिश्र। देखिए, इस चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके द्वारा 1967 में ये चोपनी मांडो पुरास्थल खोजा गया, उन्होंने ही 1967 में यहाँ पर एक छोटा सा उत्खनन किया, अर्थात वीडी मिश्रा ने यहाँ पर पहला उत्खनन किया। लेकिन बाद में यहाँ पर जो लार्ज एक्सकेवेशन किया गया, लार्ज स्केल पर, यह किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया आपके जी आर शर्मा के द्वारा। जी आर शर्मा के द्वारा अंडर द लीडरशिप ऑफ, अंडर द डायरेक्शन ऑफ बी बी मिश्र। बी बी मिश्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कितनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जरा हमें ये बताइए, कौन से मध्य पाषाणिक पुरास्थल से, कौन से मेसोलिथिक साइट से स्लॉटर हाउस के एविडेंस मिले हैं, स्लॉटर हाउस के प्रमाण मिले, बूचड़ खाने का प्रमाण मिला है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कौन सा ऐसा मेसोलिथिक साइट है जहां से एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में स्लॉटर हाउस का प्रमाण मिला है, बूचड़ खाने का प्रमाण मिला है? कोई बता सकता है आप में से वो आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सा है? बताएं भाई। बागोर, दो हो गया, तीन हो गया। ध्यान रहे यह जो आपके क्षेत्र हैं, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। तीन एक साथ आते हैं, आप सभी जानते हैं। आपको मैं थोड़ा सा हिंट देते रहा हूं, ये आपके प्रतापगढ़ प्रयागराज में स्थित हैं। मैं आपको जो हिंट दे रहा हूं, ये प्रतापगढ़ प्रयागराज में स्थित ये आपका पूरा स्थल है। शिखा जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, महदहा। महदहा, तो ये जो आपका महदहा पूरा स्थल है, उस महदहा पूरा स्थल से इस प्रकार के जो स्लॉटर हाउस के जो प्रमाण हैं वह देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन यहीं पर नहीं रुकेगा। जब महदहा की बात आई गई है तो कुछ चीजें बता दीजिए कि महदहा की जानकारी किस प्रोजेक्ट के द्वारा की गई थी? बताइए भाई।
आप सभी जानते हैं महदहा जो है एक परियोजना के अंतर्गत ये पूरा स्थल जो है प्रकाश में आया था। तो उस परियोजना का नाम, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मैं इसके एक्सक्रीवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, परियोजना की बात कर रहा हूँ। साल्वेज आर्कियोलॉजी जो है वो बचाव उत्खनन को कहते हैं। यहाँ पर साल्वेज आर्कियोलॉजी, साल्वेज एक्सक्रीवेशन के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि किस नहर परियोजना के अंतर्गत, तो शारदा कैनाल प्रोजेक्ट जो था, ठीक है, शारदा कैनाल प्रोजेक्ट। तो दिस साइट इज केम टू लाइट अंडर द शारदा कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। चलिए अब देखिए, ये जब कब आया, तो 1978 में। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि यहां पर महदहा में एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया, उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया, कोई बता सकता है कि हु एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ महदहा? डीडी पंत, ठीक है, बाकी लोग भी बताएं। बीडी मिश्रा और जेएन पाल, बीडी मिश्रा और जेएन पाल, ठीक है, एकदम नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सुनिएगा फिर आंसर कीजिएगा। जितने मेरे भाई जुड़े हैं आप सभी से निवेदन है कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अगला मेरा प्रश्न ये है कि जरा हमको ये बताइए, जो मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट है यह किस नदी के तट पर स्थित है? बताएं भाई, जो मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट है यह किस नदी के तट पर स्थित है? इसका नाम कई बार एग्जाम में आया है। बेलन, बोलन दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। बोलन नदी, बेलन नहीं, बोलन। द आंसर इज बोलन निबर, जो कि बलूचिस्तान का जो कोची का मैदानी इलाका है वहां पर ये पड़ता है नदी, बोलन। ठीक है, आपके जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है वहां पे जो कोची का मैदान है ये वहां पर बोलन नदी है, और इसी के नदी के किनारे पर आपका जो मेहरगढ़ पुरा स्थल है वह स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपके कोची का मैदान है द फील्ड ऑफ कोची इज कॉल्ड एज ब्रेड बास्केट। ठीक है, खैर वो चीजें अलग है। अब प्रश्न ये उठता है कि मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, कोई बता सकता है? 1975 में जिनका यहाँ पर काम है काफी इंपॉर्टेंट है, जे एफ जेरीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जे एफ जेरीज का नाम सुना होगा। और ये जो जे एफ जेरीज हैं यह एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कुल 10 प्रश्न हम लोग करेंगे, जिनमें हम लोगों ने 7 प्रश्न, 6 प्रश्न जो है अभी तक कर लिए। अच्छा एक चीज हमको ये बताइए कि कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बफेलो जो है उसके प्रमाण मिले हैं?
कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहां से बफेलो का अर्लीस्ट एविडेंस मिला है? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बफेलो। ठीक है, ध्यान रखिए कहां से प्राप्त है? मेहरगढ़ से। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जल्दी से आंसर कीजिएगा और बताइएगा सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि जरा हमें ये बताइए, कहां से कौन सा ऐसा पुरास्थल है नियोलिथिक साइट का जहां से ह्यूमन ब्रेन के ऊपर सर्जरी के एविडेंस मिले हैं? कौन सा ऐसा नियोलिथिक साइट है जिसके ऊपर ह्यूमन ब्रेन के ऊपर सर्जरी के प्रमाण मिले हैं? बताइए भाई। नहीं पता? बुर्ज़होम से मिला है। कहां से मिला है? बुर्ज़होम। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बुर्ज़होम के बारे में सभी चीजें बता रखी हैं कि जो बुर्ज़होम पुरास्थल है यह आपके कश्मीर में स्थित पुरास्थल है, जिसे 1935 में डी टेरा और टीटी पेटरसन के द्वारा खोजा गया था और बाद में यहाँ पर 1953 से 1964 के बीच में जो है इसे टी एन खजांची के द्वारा जो है इसे एक्सकेवेट किया गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, जरा हमें ये बताइए कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि न्यूलिथिक साइट जो है जो कि बोन टूल्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? उत्तर भारत के बिहार में स्थित कौन सा ऐसा न्यूलिथिक साइट है, बिहार में स्थित है, जो कि अपने बोन टूल्स के लिए जाना जाता है, अस्थि के उपकरण के लिए जाना जाता है? चिरांद। बहुत बढ़िया, कौन सा है? चिरांद आर्कियोलॉजिकल साइट जो है बिहार का, ये बड़ा फेमस है। ठीक है, यहां से जो प्रमाण है वह देखने को मिले। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जरा हमें ये बताइए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के क्षेत्र में नियोलिथिक टूल्स को ब्रह्मपुत्रा रिवर के क्षेत्र से किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? नॉर्थ ईस्ट साइड से जो ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली है वहां से नियोलिथिक टूल्स को सबसे पहली बार किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? इतना मैं हिंट दे रहा हूं, इन्होंने ही नियोलिथिक के ऊपर सबसे पहली बार बात की थी। अब कुछ याद आए तो बता दीजिए। जॉन लुबॉक। इनको यहाँ से 1867 में असम में जो आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली है उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ से उनको जो आपके न्यूलिथिक टूल्स हैं, ठीक है, उनकी जानकारी प्राप्त हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। जरा हमको ये बताइए, जो दाउजलो हांडिंग पुरा स्थल है
उसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? अंतिम प्रश्न, जो ये आपका दाउजलो हार्डनिंग पूरा स्थल है, इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? आप सभी जानते हैं, काफी फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। तो यहां पर एक्सकेवेशन किसने किया, ये आपको बताना है। देखिए, दो बड़े इंपॉर्टेंट फेमस हैं, हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सारोतरू हो गया, आपका दाउजलू हांडिंग हो गया। ये फेमस किस लिए हैं? ये फेमस है आपके यहाँ से एक ऐसी पॉटरीज के प्रमाण मिलते हैं जहां से कॉर्ड या फिर बास्केट इंप्रेशन के प्रमाण वहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भी आप किसी क्षेत्र के आसपास मरगडोला भी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है कि दाउजलू हांडिंग एक्सकैवेट किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये एक्सकैवेट किया गया टीसी शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? टीसी शर्मा के द्वारा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज के इस सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा जो है आपके समक्ष की। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप सभी से निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ही लगातार इतनी मेहनत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपके अन्य मित्र हों दोस्तों जो कि आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं, तो उनके साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करें, जिससे कि दोस्तों आपके अधिक से अधिक मित्र या जो आपके जुड़ पाए, हम लोग और अच्छे से भी क्लास कंडक्ट कर पाए। मिलते हैं दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।